हेलो बच्चों, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग क्लासेस। तो देखिए, हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे और केमिकल काइनेटिक्स का कुछ पोर्शन बाकी रह गया था जिसमें हम बात करने वाले थे समाकलित वेग समीकरण और बहुत सारी चीज़ों पे हम तथ्यों पे बात कर चुके थे। जैसे कि हम रासायनिक वेग, अभिक्रिया की वेग, दर नियम, ये सब चीज़ें देख चुके थे। और हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया भी देख लिया था, ऑर्डर भी देख लिया था, मॉलिक्यूलरिटी भी देख लिया था, बहुत सारी चीज़ें देख लिया था। और अब छोटी से पॉइंट कुछ बचे हुए हैं, छोटे छोटे पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के एस्पेक्ट में देखा जाए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रही बात की क्यों बोर्ड हर एक जगह सिलेबस में है तो पढ़ना ही है, तो देखो है समीकरण जो हमको देखना है आज है वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जिसे बोलते हैं समाकलित वेग समीकरण। और यह यूपी बोर्ड का एक तरीके से देखा जाए तो मुख्य पोर्शन यहाँ से बनता है जब दे देता है क्वेश्चन की शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखिए। तो देखो कुछ होता नहीं है, आसानी है, एकदम आसान है, ध्यान से देखते चलो, ईजी है, ठीक है। बस अब ठीक है। अब देखो, मान लो कि मैंने ए मोल या ए रिएक्टेंट लिया, ठीक है, रिएक्टेंट। अब इसका कितना मोल है, अभी हमने एक मोल लिया है, जबकि ये अभिक्रिया, जब हम जिस अभिक्रिया की बात करने वाले हैं वो अभिक्रिया है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो अंडरस्टूड है कि अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसका कंसंट्रेशन या जो मोल ले रहे हैं डजेंट मैटर, इस पर कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। तो अभी देखो ए जो लिए हम रिएक्टेंट साइड में, और ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ठीक ना। तो ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। अब देखो, जब समाकलित वेग समीकरण लिखने जाते हैं उससे पहले हम क्या लिखते हैं, अभिक्रिया की दर, ठीक है, अभिक्रिया की दर। चलो अभिक्रिया की दर लिख के बताओ। देखो हम रिएक्टेंट साइड का लिख रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट साइड में मैंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो मैं रिएक्टेंट साइड का लिख रहा हूँ माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि वो रिएक्टेंट है, वो डिसअपियर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो माइनस। अब अभिक्रिया की दर हम लिख रहे हैं तो लिखते हैं माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, या आप बोल सकते हैं ए मोल अपान सांद्रता ऑफ, मतलब ए मोल की सांद्रता अपान डी टी लगा समय, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, अभिक्रिया की दर। और जैसे ही हम बात करते हैं कि दर नियम की, क्या बाबू, दर नियम, जब दर नियम की बात हम कहते हैं लिखने के लिए तो रेट लॉ को लिखते हैं, जिसको हम लिखते हैं के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का हमने साइन रख दिया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है तो के यहाँ से डिसअपियर होता है, हमने इक्वल कर दिया तो इक्वलिटी का जब साइन आता है तो के कांस्टेंट वहाँ पे आ जाता है। अब बात करने वाले हैं हम ए रिएक्टेंट क्या है, मतलब जो हमने लिया है रिएक्टेंट साइड में, हम जब अब दर नियम की बात जो करते हैं तो हम सिर्फ अभिकारक की बात करते हैं, प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता है। अभिकारक में कौन सा है, क्या है, कितना मोल है और कितने लोग हैं, मतलब कितने ए हैं, बी हैं, या कितने हैं, उनके बारे में सब लिख के हम पता करते हैं दर नियम, ठीक ना। और दर नियम के ऊपर जो लिखा रहता है घातांक जो होता है उसको ऐड कर दिया जाता है तो वही ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे देखो, जब हम बात कर रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है शून्य कोट अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो शून्य कोट अभिक्रिया के लिए हम दर नियम लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं के ए। और जब मैंने शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात की तो उसके पावर शून्य रख दूंगा। क्यों, यहाँ पे सर एक मोल है बाबू, जब एक मोल हो चाहे जो भी हो, हम जब शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात करते हैं तो उसमें हमें पता है कि अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। और अभिकारक की सांद्रता यहाँ पे लिखा हुआ है वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारक की सांद्रता का घात शून्य हो, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक ना, उसे क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको इक्वेट करने वाले हैं। जो ये समीकरण एक बोल दो आप या दो बोलो, ये समीकरण एक दो को इक्वेट करने पे अब देखो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर अब शून्य। अब देखो ए की पावर शून्य है तो अब इसको कुछ भी हम लिखेंगे तो ये तो ख़त्म ही होने वाला है। एक शून्य पावर को रखने से कोई मतलब तो होता नहीं, वो जीरो ही होना है। अब ये जीरो होना है तो इसका कुछ मतलब नहीं है रखने का, तो नेक्स्ट हम इसको डिसअपियर कर दे रहे हैं, उड़ा दे रहे हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं है, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। अब देखो ये जो डी टी है ये उछल के इधर आ जाएगा और ये होगा माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग करेंगे समाकलित, इंटीग्रेशन यहाँ से करेंगे। क्या करेंगे,
इंटीग्रेशन, अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब समाकलन यहाँ से होगा। अब यहाँ से एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया थर्ड इक्वेशन को हम लोग समाकलित करेंगे। समाकलित मतलब इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट का साइन ये होता है, चलो मैंने डाल दिया ये साइन, इंटीग्रेशन का साइन। अब माइनस डी और ए, ठीक है, क्या ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन, अब डी टी यहाँ हमने उछाल के इधर रख दिया, तो नीचे कोई लिखने का अपॉन कोई ज़रूरत है नहीं। खैर मैंने झूठ मूठ में यूज़ कर लिया है, अब बचा के इरेज, नहीं तो उड़ जाएगा। खैर ठीक है, अब देखो इधर माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। अब देखो के डी टी को इधर भी इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो चलो हमने इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना बाबू कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं कांस्टेंट को भी, तो कांस्टेंट उछल के बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन में, उसको अंदर नहीं रख सकते। यहाँ पे के कांस्टेंट है। अगर हम इसको बात करें तो चलो नेक्स्ट एक स्लाइड लेते हैं समझाने के लिए कि हमने यहाँ पे ये लिखा था क्या, इंटीग्रेशन माइनस डी ए का, ठीक, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। हमने कहा कि जब कांस्टेंट कोई इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, बाहर, माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। अब देखो इतना ध्यान रखो कि जब इंटीग्रेशन में डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं ना, तो क्या मिलता है, बाहर क्या प्राप्त होता है, एक्स। तो उसी प्रकार जब हम इंटीग्रेट करेंगे डी ए को, तो क्या प्राप्त होगा, बाहर माइनस डी ए को इंटीग्रेट करना है, तो क्या प्राप्त होगा, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब उसी प्रकार इंटीग्रेट करेंगे हम डी टी को, तो क्या मिलेगा, टी। तो अब यहाँ पे अब इस समीकरण को चेंज करेंगे, समाकलित समीकरण को इंटीग्रेशन जब हटाते हैं, तो पता है कि इंटीग्रेशन जब हटाते हैं तो सी साइन आ जाता है, और उस सी को रखते हैं यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो माइनस ए, क्योंकि अब हम इंटीग्रेशन वाला साइन हटा रहे हैं, इज इक्वल टू के इंटू टी। अब यहाँ पे आता है समाकलित समीकरण, जिसको हम जो सी को ऐड करते हैं, अब यहाँ से दर्शाता है कि यह इक्वेशन समाकलित हो चुके हैं, ठीक है ना। तो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस सी। अब यह समीकरण बनता है, कौन सा समीकरण बाबू, पीछे देखते हैं, शायद 3 समीकरण बन चुके हैं, और ये चौथे समीकरण का हमने उदय कर दिया। अब ये चौथा समीकरण हमको मिलता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 पहला, कि अगर मान लो कि t इज इक्वल टू 0, अब देखो c को हम ढूंढने जा रहे हैं कि c यहाँ पे क्या रखें कि ये समीकरण पूर्ण हो जाए। अब मान लो t इज इक्वल टू 0 पे जो a बची हुई सांद्रता है, क्या है, बची हुई सांद्रता जो है वो इज इक्वल टू है किसके, प्रारंभिक सांद्रता के, किसके, प्रारंभिक सांद्रता के। देन अब इसको हम पुट करें, ये एक फर्स्ट नंबर, इसको हम एक जैसे बात करते हैं कि एक हम रख के बात कर रहे हैं कि t इजकल टू 0 पे यह घटना हुई होगी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है बची हुई है, इसकी बची हुई सांद्रता है, जबकि ए नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है। तो अब इस इक्वेशन को, अब इसको मतलब ये समीकरण को इसके हिसाब से रखने पे क्या प्राप्त होगा, देखो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए के गुणे टी मल्टीप्लाई विथ टी और प्लस सी। अब देखो यहाँ पे हम t इज इक्वल टू 0 रखने वाले हैं। जब t इज इक्वल टू 0 रखेंगे, देखो यहाँ पे माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई 0, क्योंकि हम यहाँ पे ये फर्स्ट मतलब एक एक्सपेक्ट मान के चल रहे हैं कि हम इस आधार पे इसको सॉल्व करने वाले हैं जहाँ से हमको c प्राप्त हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 0 हम रख के चल रहे हैं, तो प्लस c। अब ये देखो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब जब 0 हो गया तो c इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, a। और यहाँ पे हमने निकाला है कि जब a इज इक्वल टू ए नॉट है, तो हम कह सकते हैं c इज इक्वल टू ए नॉट, किसकी, प्रारंभिक सांद्रता की। अब देखो ये जो प्राप्त हुआ, ये हमको पांचवा, इसको समझ लो 5 समीकरण। अब पांचवें को चौथे में पुट करो। अब जैसे ही तुम पांचवें को चौथे में पुट करते हो बाबू, देखो पांचवें को जब समीकरण, ध्यान से, समीकरण 5 को
4 में रखने पर, ठीक है। जब हम समीकरण 5 को 4 में रखते हैं तो यहाँ पे हमने क्या प्राप्त किया था, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के डॉट टी, के मल्टीप्लाई विथ टी प्लस सी। अब देखो हमको सी प्राप्त हो गया है, सी बराबर ए नॉट। अब देखो यहाँ पे क्या मिलता है, ए इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई विथ टी प्लस ए नॉट। अब ये हमको क्या मिला, हमको मिला प्रारंभिक सांद्रता और बची हुई सांद्रता के बीच एक समीकरण, ठीक है ना। अब इस समीकरण को नाम दे दो 6, ठीक है। इस समीकरण को नाम तुम दे दो 6। अब देखो हम थोड़ा सा कुछ इसमें परिवर्तित करेंगे, क्या करेंगे, परिवर्तित, क्योंकि हमको निकालना है, परिवर्तित करेंगे, परिवर्तित, ठीक है ना। तो हम चेंजेस करेंगे इसमें, इंटरचेंज करेंगे। रीज़न क्या है, मुझे टी निकालना है। टी क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया को पूरा होने में लगा समय। अब इसको हमको टी निकालना है, तो हम टी निकालने के लिए हम कुछ अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने वाले हैं, और इच्छाओं को इस प्रकार व्यक्त करेंगे कि अब ये देखो, ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रता माइनस बची हुई सांद्रता इज इक्वल टू, क्योंकि हम दोनों को जो वर्ड एक तरफ है उनको एक तरफ कर ले रहे हैं क्योंकि आसानी होगा कुछ हमको, के मल्टीप्लाई विथ टी। अब देखो, अब हम डायरेक्ट यहाँ से टी ज्ञात कर सकते हैं इजिली है, टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस, चलो थोड़ा सा तुम गड़बड़ा जाओ यहाँ पे, कहोगे सर ये गलती कर दी हैं आप, थोड़ा सा एक चीज़, एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे थे और तुम्हारा दिमाग वहाँ चल रहा था, हम समझ गए। देखो अब क्या करने वाले हैं, प्रारंभिक सांद्रता माइनस बची हुई सांद्रता अपॉन के और इज इक्वल टू टी। अब यहाँ से क्या ज्ञात हो गया वो, टी। टी क्या है, टी है शून्य कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय। अर्थात हम यहाँ से अगर कोई अभिक्रिया को अर्थात कोई अभिक्रिया हमको दिया हो और उसमें ये चीज़ प्रारंभिक सांद्रता और क्या नाम है कि प्रारंभिक सांद्रता, बची हुई सांद्रता और कांस्टेंट ये सब दिया हुआ हो, तो क्या हम शून्य कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कर सकते हैं। देखो इस डाटा में से कोई भी डाटा अगर तुम्हें दिया हो और कुछ भी पूछा हो तो क्या तुम यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। अब ये देखो, इसमें यहाँ से भी कुछ पूछा जाए तो तुम आसानी से यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। तो कुछ ये चीज़ें पॉइंट हैं जो समाकलित करने पे, शून्य कोटि की अभिक्रिया को समाकलित करने पे कुछ इक्वेशंस प्राप्त होते हैं, और इसको ध्यान से रखिएगा। आइए थोड़ा स्लाइड देख लेते हैं क्या कह रहा है स्लाइड। वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया की वेग स्थिर रहता है, ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया की वेग स्थिर इसलिए रहता है क्योंकि वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग सिंपल सी बात है स्थिर रहना है, ठीक है। नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य हो, शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखो यहाँ पे जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है वो अभिकारक के कंसंट्रेशन सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ये बात तुम ध्यान रखना। और ये नीट का क्वेश्चन है कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है ना बाबू, वो अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर नहीं करती है। अब देखो मैंने ये चीज़ जो निकाला हुआ है ये सब चीज़ें आपको देख चुके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब जो मैंने किया भाई, के नॉट यहाँ पे क्यों लिखे हो सर, के नॉट इसलिए लिखे हुए क्योंकि हमको ये दर्शाना था कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ पे आप के नॉट लिख सकते हो, ठीक है ना। देखो अब नोट पॉइंट में कुछ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा था वेग को dx/dt के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिर रहता है, चलो यार ठीक है। समीकरण 1 देखो, दूसरा बात, समीकरण 1 शून्य कोटि की अवकलित वेग समीकरण कहलाती है। देखो यहाँ पे समीकरण 1 जो लिखा हुआ है मैंने उसको चेंज करके यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार, देखो समीकरण 1 किसको ये बोले हैं यहाँ पे, समीकरण 1 कहीं दिख रहा है, समीकरण 1 शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अवकलित वेग समीकरण कहलाती है। यहाँ तो समीकरण 1 दिख ही नहीं रहा है, अच्छा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो समीकरण 1 है वो क्या है, समाकलित वेग समीकरण है, जो कि मैंने यहाँ दर्शा दिया है बाबू, के टी प्लस सी लास्ट में मैंने किया था, ये सब चीज़ें करके मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे देखो ये जो समीकरण मैंने फोर्थ समीकरण यहाँ पे है,
यहाँ पे जो 1 लिखा है उसको 4 कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं 4th के हिसाब से बताया हूँ। खैर ये नोट्स के हिसाब से 1 ही रहने दो, ठीक है। तो कुछ नोट्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जब हम ईयर लॉन्ग कोर्सेज पढ़ाते हैं तो नोट्स से अलग ही होता है। ये अगर मैं आपको जो समझाया हूँ अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये ईयर लॉन्ग के हिसाब से ही समझाया है, इसमें कोई शॉर्ट फॉर्म मैंने नहीं बताया आपको। और एक और बात आपसे कहनी थी बाबू, अगर मेरा वीडियो आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प कर रहा हो तो आप बेहिचक अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दे सकते हैं। और आपका वैल्यूएबल कमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत ही उत्तरदायी है कि हम आपके लिए और पैसिनेट होकर काम करें, ठीक है। अच्छा लगता है बहुत बच्चे जो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, हालांकि आप यहाँ करके देंगे तो वो अलग ही है। जो आपका एक वैल्यूएबल कमेंट आता है वो हमारे एंटायर टीम हमें इंस्पायर करता है आप लोगों के लिए काम करने के लिए। तो आप लोग बनाए रखें, ठीक है ना। ठीक है, हम आपका माहौल यहाँ पढ़ाई का माहौल बना देते हैं, आप हम लोग के लिए मोटिवेशन माहौल बना दीजिए। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने समझा दिया आपको। जो यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाला समय जो मैंने निकाला वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हो सकता है कि समीकरण 1, 2, 3 ये सब चेंज हुआ हो, डजेंट मैटर, आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल होता क्या है? जब किसी अभिक्रिया का आधा भाग पूर्ण हो चुका होता है। मान लो कि हम बात कर रहे हैं कि T½ पे जो बची हुई सांद्रता थी वो A है, अर्थात प्रारंभिक सांद्रता A/2 है। मतलब ये कह रहा है कि हम T½ पे आधा हो गया, प्रारंभिक सांद्रता क्या हो गई है? आधा हो गई है। तो वही बात कह रहा है कि जब किसी अभिक्रिया का आधा भाग पूर्ण हो चुका होता है वह समय उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है, जिसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। क्या बोलते हैं बाबू? हाफ लाइफ टाइम। तो मज़ेदार है, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम कि ये जो समीकरण हमको ज्ञात किए हैं कि यहाँ पे नोट्स के हिसाब से मैंने 3rd बोला है, जबकि उधर जो भी है यहाँ पे टाइम मैंने ज्ञात किया था T= क्या था? प्रारंभिक सांद्रता, देख लेते हैं उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं था ना, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता माइनस बची हुई सांद्रता अपॉन K था। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके हम इसको क्या कर रहे हैं? T½ कर दे रहे हैं। और जब T½ कर रहे हैं तो यहाँ पे A के जगह पे हमें A/2, क्योंकि A जो है यहाँ पे क्या है बाबू? बची हुई सांद्रता, मतलब बची हुई सांद्रता। जो बची हुई सांद्रता है वो किसकी है? प्रारंभिक, मतलब बची हुई सांद्रता की आधी है प्रारंभिक सांद्रता। तो अर्थात हम जो बची हुई सांद्रता है वहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं A/2। यहाँ पे A/2 नहीं लिखे, A0/2 लिख लें, क्योंकि यह प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है। तो हम लिखने वाले हैं A0 माइनस A0/2 अपॉन K। अब देखो ऐसी बदतमीजी को करनी, देखो यहाँ पे, ये देखो 2 1 कितने 2 -1 तो 1, तो क्या हुआ? इसको T½ = A0/2 के प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? अर्थात हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे अर्ध आयुकाल है शून्य कोटि अभिक्रिया की, यह प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर करता है। क्या करता है? प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर करता है। और यह क्वेश्चन है बाबू नीट का और IIT में 2-3 बार पूछा हुआ है। सन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर यह क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल होता है, हाफ लाइफ टाइम होता है, वो प्रारंभिक सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उस पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ से आपको प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट हम चीज़ें देखते हैं। देखो यहाँ पे सब चीज़ें वहीं लिखी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में क्या बात करनी है? शून्य कोटि अभिक्रिया की विशेषता R=K, डजेंट मैटर, ठीक है। मात्रक, देखो मात्रक मूल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हमने किसका? K का मात्रक है। दर स्थिरांक, अब ये R का मात्रक है, मात्रक जो है यहाँ पे R का मात्रक है। ये दर स्थिरांक का मात्रक, मतलब ये K का मात्रक है। K मोल 1 - n लीटर पे n-1 और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। मतलब यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं, और ज्ञात करके हमको क्या प्राप्त हुआ है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का
दर स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये याद रखना बाबू, और ये हमेशा पूछा जाता है। अर्थात अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो इससे आप किसी भी शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, सेकेंड कोटि, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का आप दर स्थिरांक मात्रक का निकाल सकते हैं, और उससे बता सकते हैं कि दर स्थिरांक मात्रक को ही देख के आप बता सकते हैं ये किस कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे मैंने बता भी दिया था, और किसका, प्रारंभिक सांद्रता के। ठीक है ना, ए नॉट के बराबर आया था, वो देखा था आपने, तो वो थोड़ा हिडन है, और हिडन था इसलिए मैंने उसको बोल दिया। अब देखो शून्य कोट अभिक्रिया का ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्य कोट अभिक्रिया का ग्राफ। तो जब हम ग्राफ की बात करते हैं, तो जब ग्राफ हमें लिखना होता है एक्स वाई में, तो हमें पता है कि y बराबर एम एक्स के हिसाब से ही हमारी ग्राफ डिज़ाइन होती है। तो ये y और ये x। अब देखो यहाँ पे y बराबर एम एक्स के हिसाब से हम रखे हैं, तो हमने रखा है r इज इक्वल टू के ए नॉट। ठीक ना, अब यहाँ पे k रख, यहाँ पे r रख दो रेट, और इज इक्वल यहाँ पे ए नॉट मतलब प्रारंभिक सांद्रता के। तो यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या है, तो इसकी सीधी लाइन ग्राफ मिलेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहला ग्राफ ये प्राप्त होगा। दूसरे ग्राफ की देखा जाए, दूसरे ग्राफ का समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण हमें यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेटेड जब होता है समीकरण, जब इंटीग्रेशन के साथ आता है तो इंटरसेप्ट क्या आ जाता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या हुआ, इंटरसेप्ट। जब थोड़ा सा समीकरण आगे बढ़ा तो y तो हमारा वैसे ही निगेटिव है, y पहले ही निगेटिव दे रहा है, तो ये रहा y, मतलब यहाँ पे a, क्योंकि समीकरण क्या है, समीकरण भी लिख लो, माइनस ए इज इक्वल टू के टी माइनस ए नॉट। ठीक है ना, अब ये समीकरण हम किसके बीच, डायग्राम किसके वजह से ड्रॉ कर रहे हैं, के सॉरी ए और टी के बीच, किसके, ए और टी के बीच, जबकि के क्या है, पॉजिटिव है। अर्थात हम इसको एक और डायग्राम में थोड़ा सा हम पॉजिटिव साइन चेंज करते हैं, माइनस से सब में गुणा कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के टी प्लस ए नॉट। अर्थात इसके हिसाब से अब जो यहाँ पे के जो प्राप्त हुआ है, इसके हिसाब से नीचे डायग्राम जो होगा डाउनवर्ड होगा। मतलब हम कह सकते हैं m बराबर, जो यहाँ पे m बराबर लिखे हैं, माइनस के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे जो दूसरे का ग्राफ मिलेगा, ये देखो, ये ग्राफ बाबू हो सकता है कि बोर्ड में ना हो, लेकिन अगर आप आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट में तो या आईआईटी में, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं इसको रख रखा हूँ। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, पर ठीक है। अब देखो टी हाफ इज इक्वल टू प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता को मैंने ऊपर नहीं दर्शाना चाहिए, उससे क्या हो जाएगा कि आप जीरो ऑर्डर का वो समझ लोगे। ठीक है ना, हालांकि यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मैंने, एक सेकेंड, नहीं तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता अपॉन 2k। अब देखो हम डायग्राम किसके बीच प्लॉट कर रहे हैं, टी हाफ, डायग्राम प्लॉट करेंगे टी हाफ और प्रारंभिक सांद्रता के बीच में। अब देखो जब हम इसकी करेंगे, ये प्लॉट करेंगे, तो अब यहाँ पे देखो y बराबर हमको mx लिखना है। जब वो mx लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे टी हाफ हो जाएगा, कोई डाउट, टी हाफ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा 1/2k, 1/2k, और इधर ए नॉट 1/2k और ए नॉट। और जैसे ही ये ग्राफ हमको मिलता है तो ये स्ट्रेट लाइन निकलता है यहाँ पे, क्योंकि m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1/2k। ठीक है, इस प्रकार ये ग्राफ होता है शून्य कोटि अभिक्रिया का, और हमने शून्य कोटि अभिक्रिया का ग्राफ देख लिया। आपको आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर वीडियो पॉज करिए, बैक जाइए और समझिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रखा है, शून्य कोट अभिक्रिया को 80% पूर्ण होने में 40 मिनट का समय लगता है, तो इस अभिक्रिया को 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। देखो ये शून्य कोट की अभिक्रिया है, तो शून्य कोट की अभिक्रिया में क्या कह रहा है कि मतलब कि एक कोई यह अभिक्रिया 80% पूर्ण होने में 40 मिनट लग रहा है, तो इस अभिक्रिया को 80% पूर्ण होने में 40 मिनट लग रहा है, तो यह अभिक्रिया 100% की रही होगी।
ठीक है ना। तो 100% को अगर हम माइनस करें 100 माइनस 80 तो क्या मिलेगा 20, ठीक है ना। अब ये 20 मिला। अब ए नॉट को अगर हम बोले प्रारंभिक सांद्रता क्या मिला, प्रारंभिक सांद्रता 100, जबकि ए बची हुई सांद्रता कितनी हुई 20। और कितना समय लग रहा है, टी इज इक्वल टू समय लग रहा है 40 मिनट। कितना बाबू 40 मिनट। अर्थात हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू, हमें पता है टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन के। ये पता है हमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ठीक है, फिर के को इधर कर लो, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे ए नॉट की जगह रख दो 100 माइनस 20 बची हुई सांद्रता अपॉन 40। अब 100 माइनस 20 80 अपॉन 40। 0 0 कैंसिल, 4 से दुनिया 8 कैंसिल, तो 2 बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ से k की वैल्यू, स्थिरांक वेग स्थिरांक का वैल्यू हमको मिल गया 2। दूसरा हमें दूसरे जो दूसरी बात कह रही है उसमें कि 60% या फिर से एक क्वेश्चन पढ़ो, शून्य कोट अभिक्रिया का 80% पूर्ण होने में 40 मिनट लग रहा है। तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, 40 मिनट का समय लगता है। तो इस अभिक्रिया को 60% पूर्ण होना हो तो कितना समय लगेगा, जबकि हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया। अब देखो, अब वही बात हम फिर से इधर से करेंगे। ए नॉट हम यहाँ पर मानेंगे 100%, जबकि ए मतलब बची हुई सांद्रता इज इक्वल टू 100 माइनस 60, तो कितनी बची 40। अब इसको रखो t इज इक्वल टू, अब ये डायरेक्ट जैसे फार्मूला ऐसे ही रखेंगे। यहाँ तो मैंने k को उधर किया था क्योंकि हमें यहाँ से ज्ञात कर लेंगे और k को यहाँ पुट करना था। अब ये डायरेक्ट ऐसे ही ऐसे रखेंगे, t इज इक्वल टू प्रारंभिक सांद्रता माइनस बची हुई सांद्रता अपॉन 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 k वेग स्थिरांक। अब देखो ए नॉट क्या है 100 माइनस 40 अपॉन k कितना हमें मिला 2, ठीक है ना। 100 माइनस 40 अपॉन 2। अब जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे 60 अपॉन 2 और 2 6, मतलब 30 मिनट। कितना बाबू, कितना टाइम लग रहा है 30 मिनट। 30 मिनट का टाइम लगेगा तो यह अभिक्रिया 60% पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार हम शून्य कोट की अभिक्रिया का ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर आपके बोर्ड या कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चंस आता है तो इसको आप ऐसे टैकल करिएगा। इजी है, आसान है। मुझे हर एक पॉइंट आपको समझाना था, इसलिए मैंने हर एक पॉइंट को एक एक पॉइंट को खोल के समझाया। अगर मुझे खुद के लिए करना होता तो ये 1 से 2 लाइन का ये सॉल्व था, क्वेश्चन था, तो इजी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिखने के लिए। जब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करते हैं, सेम वही समाकलित दर समीकरण लिखना हो तो ए गिव्स उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, और अभिक्रिया की दर, जैसे ही मैंने अभिक्रिया का दर लिखा, दर नियम को लिखा, दोनों को इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद देखो, मैं अब लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत जो पिछला था शून्य कोटि अभिक्रिया को मैंने अच्छे से समझा दिया। आप कर सकते हो, ठीक ना। समाकलन करना कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से सॉल्व करो, क्योंकि जो यहाँ पे मैंने किया माइनस डी ए अपॉन डी टी, एक समान जो वर्ड है उसको एक जगह ले लो और पूरा जो डी टी को इधर उछाल दो, कोई दिक्कत नहीं। और समाकलन कर दो। समाकलन करोगे देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स डी एक्स का जब करते हैं ना बाबू, तो ये आ जाता है लॉग द पावर लॉग एक्स। क्या मिलता है लॉग एक्स। अब इसको रख के हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ही अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया -1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई विथ कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब यही देखो एक्स डी एक्स का फॉर्मेट है, और जैसे यहाँ पे लिखेंगे माइनस लॉग टू द बेस पावर ई, और वैसे ही हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए। कोई दिक्कत, ऐसे ही सॉल्व करना है। और यहाँ पे सॉल्व कर लिया। और सी जब ज्ञात करना हो बाबू, तो सी ज्ञात करने के लिए सेम वही करेंगे। यहाँ पे बना लेना फर्स्ट, और कर लेना जब t इज इक्वल टू 0 पे बची हुई सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की इक्वेट है, और जैसे ही बराबर करना वहाँ पे c का वैल्यू तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। और जैसे समीकरण में मैंने पहले पुट किया था, वैसे ही c को आगे वाले समीकरण जो समाकलित समीकरण है उसमें c को रख देना। और जैसे ही समाकलित समीकरण में c को रखते हो, एक नई वैल्यू आपको मिलती है, और इस वैल्यू से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और यह समीकरण को ध्यान रखना, जो समाकलित समीकरण है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, और ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है,
क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अच्छे लेवल के बनते हैं अगर आपको आगे अच्छी पढ़ाई करनी हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ पे हमने प्रथम अभिक्रिया मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय अगर जैसे ही ज्ञात करते हैं तो यहाँ प्राप्त होता है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग टू द बेस पावर 10 या ई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लॉग टू बेस पावर ई ही रखो। ठीक है ना, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रारंभिक सांद्रता अपॉन बची हुई सांद्रता। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मैंने क्वेश्चंस दिया था, जो पिछला क्वेश्चन जो ये रहा, ये क्वेश्चन था, कहाँ गया, हाँ जो ये क्वेश्चन है, इसी को थोड़ा सा चेंज करके ये शून्य कोटि की अभिक्रिया को हटा के प्रथम कोटि की अभिक्रिया कर देगा और कहेगा समय लगा समय ज्ञात करने के लिए, तो कुछ इस पैटर्न पे लगेगा, इस फॉर्मूले पे। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। अर्धायुकाल मैंने वही कहा कि किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय, मतलब किसी अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में लगा समय, वही बात होती है अर्धायुकाल। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखते हुए चलिए, जब किसी अभिक्रिया का आधा भाग पूर्ण हो चुका हो तो वह समय उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है। ठीक है, अच्छी बात, आपको याद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, जब यहाँ पे टी हाफ हम बात करते हैं तो टी हाफ जो अब यहाँ पे जो मेन नोट पॉइंट निकल के आता है, नोट पॉइंट है कि टी हाफ मतलब कि प्रथम कोटि की अर्ध आयुकाल जो होती है प्रारंभिक सांद्रता या अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर नहीं करती है। देख लो यहाँ पे कहीं निर्भर कर रही है 0.693 अपॉन के, कहीं कर रही है, निर्भर नहीं कर रही है। जबकि इसका हम बात करते हैं कि समाकलित में कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो हम लिखते हैं दर, वो उसकी कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है, जबकि हाफ लाइफ मतलब अर्ध आयुकाल